आज हम अध्ययन करेंगे मूल्यह्रास लेखांकन के संबंध में। बीकॉम पार्ट फर्स्ट का ये द्वितीय अध्याय है, मूल्यह्रास का लेखांकन। जब व्यापार में किसी प्रकार की संपत्ति जिसका उपयोग किया जाता है, उपयोग करने से उसके मूल्य में जो कमी होती है, उस मूल्य की कमी को उसी वित्तीय वर्ष के अंदर लाभ के विरुद्ध चार्ज करने के लिए मूल्यह्रास का आयोजन किया जाता है। एक संपत्ति के मूल्य में किसी कारण से होने वाली शनैः और स्थायी कमी को मूल्यह्रास कहते हैं। मूल्यह्रास का कारण क्या क्या होता है? संपत्तियों का निरंतर प्रयोग, व्यापार के अंदर उत्पादन कार्य है, उत्पादन के सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का निरंतर उपयोग होता है। दूसरा, दुर्घटना। कभी कभी कोई संपत्ति निर्धारित समय से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, इससे उसके मूल्य में स्थायी रूप से कमी आती है। अप्रचलन होना, कभी कभी संपत्तियां जो हमने मशीनरी इत्यादि स्थापित की थी 10 साल के लिए स्थापित की, लेकिन 3 या 4 साल बाद के अंदर बाजार से वह संपत्ति जो है वह अप्रचलित हो गई, यानी अब उस संपत्ति का उत्पादन में कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो ऐसी दशा में हम उस पर ह्रास का आयोजन करते हैं। समय की समाप्ति, जैसे लाइसेंस है, जैसे हमारे पास खान है, 10 साल के लिए खान आवंटित की गई है, 10 साल पूरे हो गए, समय की समाप्ति हो गई, तो वह ह्रास उसका आयोजन करना है। बाजार मूल्य में स्थायी रूप से कमी होना, कभी कभी किसी संपत्ति का बाजार मूल्य जब हमने क्रय किया था तब बहुत अधिक था, लेकिन कुछ समय पश्चात अचानक से वह संपत्ति आराम से उपलब्ध होने लगी और उसके मूल्य में कमी आ गई। और संपत्ति की समाप्ति, कुछ संपत्ति ऐसी होती है जो एक निश्चित समय के बाद में समाप्त हो जाती है, आयु के साथ समाप्त हो जाती है, जैसे पेड़ों के फल है, पशुधन है इत्यादि। तो इन कारणों से मूल्यह्रास का आयोजन करना जरूरी है। मूल्यह्रास का आयोजन क्यों करते हैं? सही लाभ व हानि ज्ञात करने हेतु। तो यदि हमने एक संपत्ति किसी वित्तीय वर्ष में 1 लाख रुपए में खरीदी, उसका 5 साल उपयोग किया और वह समाप्त हो गई, अब उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में 5वें वर्ष उसका पूरा, यदि हम मूल्यह्रास का आयोजन नहीं करेंगे तो 5 वर्ष उसका पूरा 1 लाख रुपए को हमको राइट ऑफ करना पड़ेगा। इससे उस वर्ष का लाभ सही से ज्ञात नहीं होगा। आर्थिक स्थिति की सही जानकारी के लिए किसी कंपनी के स्थिति विवरण में संपत्तियां उनके वास्तविक मूल्य पर दर्शाई जाती है। यदि ऐतिहासिक मूल्य पर संपत्ति दर्शाई जाएगी तो कंपनी की आर्थिक स्थिति का सही जानकारी नहीं होगा। संपत्तियों के प्रतिस्थापन हेतु, यदि एक संपत्ति का उपयोग किया जा रहा है और कुछ निश्चित समय बाद में नई संपत्ति उसकी जगह प्रतिस्थापित करनी है तो भी ह्रास का आयोजन करना होगा। सही लागत ज्ञात करने हेतु, किसी वस्तु की सही लागत तभी ज्ञात की जा सकती है जब उसके अंदर लागत में ह्रास को सम्मिलित किया जाएगा। मूल पूंजी कम न होने देना, यदि ह्रास का आयोजन नहीं किया जाएगा तो लाभों का वितरण पूंजी में से हो जाएगा। आयकर में छूट प्राप्त करने हेतु, ह्रास जो है आयकर में स्वीकार्य खर्चा माना जाता है, इसलिए ह्रास का आयोजन किया जाता है। कानूनी अनिवार्यता, अन्य कारणों से। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट द्वारा मूल्यह्रास के संबंध में लेखा मानक 6 जारी किया गया है और कंपनी ह्रास एवं कंपनी अधिनियम के अंदर कंपनी अधिनियम की धारा 205(2) के अनुसार ह्रास का आयोजन करना लाभांश वितरण से पूर्व अनिवार्य है। कंपनी अधिनियम के अंदर ह्रास की जो विधि है वह क्रमागत मूल्य पद्धति से होगा और ह्रास योग्य संपत्ति पर उसके जीवन काल में, जब उपयोगी जीवन काल है, उससे 95% भाग उसका अपलिखित हो जाना चाहिए उपयोगिता अवधि के अंदर। मूल्यह्रास की जो निर्धारित विधियां हैं, मुख्यतः 2 विधियां काम आती है, स्थायी किस्त विधि और क्रमागत ह्रास विधि। परंतु लेखांकन दृष्टिकोण से कुछ विभिन्न विधियां भी उपयोग में लाई जाती है। स्थायी किस्त विधि, क्रमागत ह्रास विधि, वार्षिक प्रतिविधि, मूल्यह्रास कोष विधि, बीमा पॉलिसी विधि, पुनर्मूल्यांकन विधि, रिक्त इकाई विधि और अन्य विधि। भारतीय लेखा मानक एवं कंपनी अधिनियम के हिसाब से मुख्यतः 2 विधियां हमारे लिए प्रचलित है, क्रमागत ह्रास विधि और स्थायी किस्त विधि। स्थायी किस्त विधि में संपत्ति की लागत को
संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के अंदर पूर्णतया अपलिखित किया जा सकता है। जैसे यदि एक संपत्ति का मूल्य 1 लाख रुपए है, उसका उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष है, तो हम 1 लाख रुपए के अंदर 10 का भाग देके, वर्षों की संख्या का भाग देके प्रति वर्ष हास के रूप में चार्ज की जाने वाली राशि 10,000 ज्ञात कर लेंगे। यदि कोई संपत्ति इस प्रकार की है कि उपयोगी अवधि समाप्त होने के बाद उसका अवशेष मूल्य बचता है, तो हम मूल लागत में से अवशेष मूल्य घटाकर हासित मूल्य जो उसके जीवन काल में मूल्य में हास होगा उसको ज्ञात कर लेंगे। जैसे एक संपत्ति का मूल्य 1,10,000 रुपए है, 10 वर्ष की अवधि के पश्चात उसका अवशेष मूल्य 10,000 रुपए होगा और उपयोगी जीवन काल 10 वर्ष है, तो हम 1,10,000 में से 10,000 अवशेष मूल्य घटाकर वर्षों की संख्या या उपयोगी जीवन काल की संख्या का भाग दे देंगे। इस प्रकार प्रति वर्ष हास की राशि 10,000 रुपए प्राप्त हो जाती। इस प्रणाली को मूल लागत विधि, सरल रेखा विधि भी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सूत्र है मूल्यह्रास बराबर संपत्ति का वास्तविक लागत मूल्य माइनस संपत्ति का अवशिष्ट मूल्य। इसके अंदर हम भाग देंगे संपत्ति के उपयोगी जीवन काल के बारे में। यदि किसी प्रश्न के अंदर हास की दर प्रति वर्ष दी है, तो उपयोगी अवधि के आधार पर, माह के आधार पर हम हास की गणना करेंगे। जैसे वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष, आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होता है। यदि एक संपत्ति 1 अक्टूबर को परचेज की गई है, तो हम 6 माह की अवधि का ब्याज कैलकुलेट करेंगे यदि हमें प्रति वर्ष की ब्याज की हास की दर दी गई है। इसके विपरीत यदि प्रश्न के अंदर हास की दर दी गई है, हास 10% से लगाना है, वार्षिक शब्द उसके साथ नहीं जुड़ा है, तो यदि संपत्ति वर्ष में 1 दिन भी उपयोग आई है तो भी हम पूरे वर्ष का हास चार्ज करेंगे। और 31 मार्च को यदि वह संपत्ति व्यापार के पोजीशन में नहीं है, अर्थात बेच दी है, तो बेचने वाले वर्ष में हास नहीं लगाएंगे। दूसरी विधि है क्रमागत हास विधि। क्रमागत हास विधि के अंदर अपलिखित मूल्य पद्धति भी कहते हैं। इस विधि में हास की राशि प्रति वर्ष कम होती जाती है और हास की दर इस प्रकार तय की जाती है कि उपयोगी जीवन काल में उसके मूल्य का 95% भाग अपलिखित किया जा सके। यदि प्रश्न के अंदर सूचना दी गई है तो हम उसके आधार पर हास की दर ज्ञात करके और प्रति वर्ष का हास ज्ञात करेंगे। साधारणतया प्रश्नों के अंदर क्रमागत हास की दर दी हुई होती है। वर्ष के प्रारंभ में या संपत्ति के क्रय मूल्य पर वार्षिक दर से प्रति वर्ष हमको हास चार्ज करना है और वर्ष के अंत में जो बचा हुआ मूल्य है वो अगले वर्ष हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अगले वर्ष के अंदर ले जाएंगे। अगले वर्ष में प्रारंभिक शेष पर हास हमको लगाना है। जैसे एक संपत्ति का मूल्य 1 लाख रुपए है, क्रमागत हास पद्धति से 10% वार्षिक ब्याज लगाया जाना है, तो प्रथम वर्ष का ब्याज 10,000 रुपए होगा, अवशेष मूल्य 90,000 रुपए होंगे। द्वितीय वर्ष का हास 90,000 रुपए का 10% 9,000 रुपए होगा और 81,000 हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तीसरे वर्ष के अंदर 81,000 प्रारंभिक शेष होगा, उस पर 10% हास 8,100 रुपए लगेगा। इस प्रकार क्रमागत हास विधि में वर्ष के अंत में जो संपत्ति का शेष होता है उस शेष को आगामी वर्ष के प्रारंभ में स्थानांतरित कर देते हैं और प्रारंभिक शेष पर निर्धारित दर से हास की राशि चार्ज करते हैं। क्रमागत हास विधि के अंदर प्रति वर्ष हास की गणना हमको करनी होती है, वह स्थायी किस्त विधि के मुकाबले थोड़ा अधिक गणना का कार्य होता है। यह वैज्ञानिक विधि होती है। इसमें प्रारंभिक वर्षों में जब संपत्ति नहीं होती है तब उस पर हास की जो राशि है वो ज्यादा चार्ज की जाती है। इस विधि का दोष ये है कि संपत्ति क्रय करने के बाद ब्याज का ध्यान नहीं रखा जाता है। हास की दर निश्चित करने के लिए विशेषज्ञों को निर्गत करना पड़ता है या आयकर विभाग की दरें अपनानी पड़ती है। इस प्रणाली में हास की दर जो है वो बहुत ऊंची होती है और प्रारंभिक वर्षों में बहुत अधिक दर से हास चार्ज करना पड़ता है। परीक्षा में मुख्यतः एक प्रश्न पूछा जाता है
स्थायी किस्त विधि और क्रमागत ह्रास विधि में क्या अंतर है? पहली चीज तो होता है मूल्यह्रास। स्थायी किस्त विधि में मूल्यह्रास की गणना एक बार की जाती है और प्रतिवर्ष ह्रास की राशि समान रहती है। क्रमागत ह्रास विधि में प्रतिवर्ष अपलिखित मूल्य पर ह्रास की गणना की जाती है। मूल्यह्रास की गणना स्थायी किस्त विधि में मूल्यह्रास की गणना संपत्ति के मूल मूल्य पर की जाती है, जबकि क्रमागत शेष विधि में अपलिखित मूल्य पर की जाती है। स्थायी किस्त विधि में संपत्ति के जीवन उपयोगी कार्य अंतिम वर्ष में संपत्ति का मूल्य शून्य हो जाता है, जबकि क्रमागत ह्रास विधि में कभी भी संपत्ति का मूल्य शून्य नहीं होता। ह्रास की दर स्थायी किस्त विधि में ह्रास की दर नीची होती है समान अवधि के लिए, जबकि क्रमागत ह्रास विधि में समान अवधि के लिए स्थायी किस्त की दर ह्रास की दर अधिक होती है। और मान्यता, आयकर विभाग स्थायी किस्त विधि को मान्यता नहीं देता है, क्रमागत ह्रास विधि को मान्यता